गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का गणित की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे समीकरण एक चरण में। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं चर। चर सबको पता है क्या होता है? चर क्या होता है? सारे अक्षर चर हैं। एक्स वाई पी जेड वाई सब चर। अचर सारे संख्याएं अचर। सारी संख्याएं किसी भी प्रकार की संख्या होगी, ये सब अचर हैं। अब इसके बाद आता है बीजीय, इसके बाद आता है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक भी कहते हैं इसको। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इकाई 6 में। बीजीय व्यंजक कहता है कोई भी चर या अचर, कोई भी चर हो या अचर या इनका समूह, इनका समूह किसके साथ? मौलिक संक्रियाओं के साथ। इनका समूह, संक्रियाएं क्या होती हैं? सबको पता है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। इनका समूह संक्रियाओं के साथ। संक्रियाएं मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। जैसे हम कह दें x क्या है? चर। इसको हम बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। 2x, 2x में क्या हुआ है? 2 से x गुणा हुआ है, 2 से x मल्टीप्लाई हुआ है। हम कह दें 2 प्लस x, इसमें क्या हो गया? 2 आपके पास अचर संख्या है, x चर संख्या है, दोनों को जोड़ दिया गया है। दोनों को प्लस का चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बट 2x के मतलब क्या हो गया? 2 into x। कौन सी संक्रिया है यहाँ पे? गुणा की। यहाँ पे कौन सी संक्रिया है? प्लस की। 2 माइनस एक्स संक्रिया कौन सी आ गई? घटाने की। x बटा 2 संक्रिया कौन सी आ गई? भाग करने की। मतलब बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या है? चर है या अचर या इनका समूह किसी संक्रिया के साथ। ये हो गया आपके पास बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 2 प्लस एक्स, एक्स में कितने पद है? एक पद। 2x में एक पद। आप जब भी पद काउंट करते हो प्लस या माइनस चिन्ह के अगल बगल प्लस या माइनस चिन्ह बीच में आ जाएगा तो पद अलग हो जाएंगे। जब 2 प्लस एक्स कितने पद हो गए हैं? ये द्विपद है, 2 और x। सही है। हम कहते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 3z, इसमें कितने पद हो जाएंगे? 3 पद। एक पद, 2 पद, 3 पद। समझ आ रहा है? या 3x प्लस 6y प्लस 11z प्लस 6p, इसमें कितने पद हो गए? इसमें कितने पद हैं? 4 पद। पद काउंट करने आ गया है, ठीक भाई। इसमें 1 2 3 4, यानी इसमें प्लस का चिन्ह पद को अलग करते हैं, प्लस या माइनस का चिन्ह पद को अलग करते हैं। लेकिन गुणा और भाग होगा तो वो एक ही होगा। जैसे यहाँ पे 3x के बीच में भी तो गुणा है, 6y के बीच में भी तो गुणा है। तो गुणा पद को अलग नहीं करता है, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा तो पद को अलग काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सुना था सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय। सजातीय में क्या था कि अगर आपके पास चर का मान समान है, ये क्या हो गया? सजातीय। सबको बोर्ड पर ही देखना है, ये सब मैं बता चुका हूं, तुम लोग का रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं समीकरण पे। फिर हमने क्या देखा था? सजातीय। सजातीय में क्या बताया था हम लोगों ने? चर समान रहता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 4/3y, 11y, 63y, इसमें कौन सा चर है? सब में y है ना भाई। हमने क्या बताया? सारे अक्षर चर।
तो यहाँ पे y है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सजातीय पद। और सजातीय पद को ही हम लोगों ने जोड़ा था और घटाया था। जब भी जोड़ने की घटाने की बात आएगी तो हम लोग सिर्फ सजातीय पद को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, अन्यथा क्या करते हैं? प्लस या माइनस चिन्ह के साथ रख देते हैं। जैसे हम यहीं पे बात कर रहे हैं, हमें अगर यहाँ पे 3x और 4x जोड़ के कितना हो जाता था भाई? दोनों कैसे हैं? सजातीय पद। दोनों कैसे हैं? सजातीय पद। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 7x। लिखना नहीं है अभी, सिर्फ देखिए। कार्य पुस्तिका में भी हुआ है, कॉपी में भी हुआ है। बस फिर से इसको रिवाइज कर लो। 3x प्लस 4x कितना होगा? 7x, क्योंकि ये कैसे सजातीय पद जोड़ सकते हैं। वैसे यहां देखो क्या हो जाएगा? 11y प्लस 63y, इसको भी जोड़ सकते हैं, तो दोनों के पास y है ना? या हम कह देंगे इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 74y। हम अगर कहते हैं 5z माइनस 3z कितना हो जाएगा ये? वेरी गुड, 2z हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब सजातीय पद को घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सजातीय पद नहीं है, जैसे हम यहाँ x और y वाला ले लें, जो 3x और 11y को जोड़ना होगा, 3x और 11y को अगर जोड़ना होगा तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। 3x और 11y को हम लोग प्लस चिन्ह के साथ रख देंगे। ये चीज दिमाग में क्लियर होगी सबके? हमने क्या क्या अभी सुना या डिस्कस किया? चर, अचर, बीजीय व्यंजक, फिर उसमें उस बीजीय व्यंजक में कितने पद होते हैं, पद हम कैसे काउंट करते हैं, इसके बाद सजातीय पद हो गया है और विजातीय पद हो गया है। और क्या हमने देखा? सजातीय पद को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दोनों पद समान नहीं होंगे तो उसको सिर्फ प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया है? कोई दिक्कत किसी को? तो हमने ये दिमाग में रखना है, बीजीय व्यंजक चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, और इन दोनों को हम जब संक्रियाओं के साथ लिखते हैं तो ये बीजीय व्यंजक हो गया है, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में संक्रियाएं क्या बताया था मैंने अभी? प्लस माइनस, हाँ, इसी को संक्रियाएं कहते हैं जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये मेन 4 संक्रियाएं हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे देखते हैं समीकरण, ठीक। अब इसके हम अगर देखा जाए टेम्पररी, अब बेटा बात आती है समीकरण एक चर में। समीकरण से पहले हम लोग देखते हैं गणितीय कथन की बात होती है। कथन सुना है सबने? कोई भी वाक्य को हम कथन कह सकते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दिया है, गणितीय कथन, ठीक है। गणितीय कथन, जैसे हम कहते हैं आज रात में वर्षा होगी, या आज शाम को बादल छाएंगे। जैसे कल सुबह बारिश हो गई थी, अगर ध्यान होगा तो हल्की सी बूंदाबांदी पड़ी थी, लखनऊ में तो बहुत तेज पड़ी थी, ठीक है। तो क्या था भाई, ये सब आज, या हम ये कहते हैं कल सुबह आसमान में बादल छाएंगे, तो ये कथन सत्य है या असत्य है? असत्य है ना। लेकिन हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन कल तो बारिश हो गई थी, कल तो बारिश हो गई थी। तो यानी हम कह दें अगर कि कल सुबह बारिश होगी, तो ये इस कथन को हम सत्य या असत्य में नहीं रख सकते। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, बादल छा भी सकते हैं, बादल नहीं भी छा सकते हैं। मान लो अगर आपके पास भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा हो, क्रिकेट मैच चल रहा हो, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें कहा जाए कि इसमें कौन जीतेगा, भारत जीतेगा कि नहीं जीतेगा, है? तो ये कथन भी हम पूरी तरह से सत्य या असत्य नहीं कह सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता कि कभी कभी कोई टीम जीतने वाली होती है, हार जाती है, कभी कोई टीम हारते हारते जीत जाती है। यानी कल सुबह बारिश होगी या नहीं होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें कौन सी टीम जीतेगी, इन दोनों कथनों को हम परफेक्टली सत्य या असत्य में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते हैं,
तो ये कथन गणितीय कथन नहीं है, ये कथन गणितीय कथन नहीं है। सही है। अब हम अगर कह दें, अब हम ठीक है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सत्य है कि असत्य? ये भाई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सत्य है कि असत्य? सत्य। यानी ये कंफर्म है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन हर समय दिल्ली भारत की राजधानी रहेगी, ये कथन सत्य है। तो इसे हम कहते हैं गणितीय कथन। यानी ऐसे कथन हम अगर कह दें 2 + 3 = 5, ये सत्य है कि असत्य? ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, ये सत्य है। यानी ये आपके पास गणितीय कथन है। सही है। यानी हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्य, हम इसे क्या कह सकते हैं, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ऐसे वाक्य जो ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना, जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित है। उसे क्या कहते हैं, उसे गणितीय कथन कहते हैं। सही है, कोई दिक्कत किसी को? इतना हो गया। अब इसके बाद आता है, ठीक, चलो अब यहां पे हम कहते हैं x + 3 = 5। x में कितना जोड़े कि 5 हो जाए? 2। इसी की तरह है ना? इसी की तरह है। अब अगर देखा जाए x + 3 क्या है, व्यंजक कह सकते हैं इसको, बीजीय व्यंजक। भाई चर भी है, अचर भी है, संक्रिया के साथ है, ऐसा है, चर भी है, अचर भी है, संक्रिया के साथ है। ये 5 क्या है? अचर। 5 क्या है? अचर। यानी हमने अचर भी है, और हमने क्या कहा था बीजीय व्यंजक में, इल्मा क्या कहा था बीजीय व्यंजक में, क्या बताया था अभी? चर या अचर या इनका समूह संक्रियाओं के साथ, ये बताया था। या तो बीजीय व्यंजक में 3 बात बताई है मैंने, या तो ये चर होगा या अचर होगा या इनका समूह संक्रियाओं के साथ। ठीक, यहाँ पे 5 अचर भी कह सकते हैं, 5 बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। ठीक है, 5 अचर भी कह सकते हैं, 5 बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं जिसमें कोई चर नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है। अब बात आती है समीकरण क्या होता है। अब बात आती है समीकरण क्या होता है। मान लो हम यहाँ पे एक काम ऐसे करें, चलो ठीक है, हमें मान लो यहाँ पे V लिखना है, माचिस की तीली से V लिख रहे हैं, V लिखा है, इसमें कितनी तीलियां लगी होंगी? 2। एक बार V लिखने में कितनी तीलियां लगी है? 2। ठीक, 2 लगा। अब अगर मुझे इसमें 2 बार V लिखना है तो कितनी तीलियां लगेंगी? कैसे आया? 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। अब मान लो मुझे इसी प्रकार से n टाइम्स V लिखना है, n बार V लिखना है, कितनी बार लिखना है? n बार। भाई यहाँ पे 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, ऐसे हम कहते हैं। हमने यहाँ पे n बार V लिखा है, इसमें कितनी माचिस की तीलियां फिर लगेंगी? कैसे? भाई 1 लिखा तो 2 तीलियां लगी, 2 बार V लिखा है तो 4 हो गया, 2 × 2। 3 बार लिखना होगा तो 2 × 3 हो जाएगा। भाई एक बार में तो बात सुन भी तो लो, बार बार 8 बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना, बात कम से कम समझने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर मैं पूछूं 8 कैसे आए तो बताओ,
भाई हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है तो यहाँ पे 4 आ गया। अब जब यहाँ पे जब मैं लिखा n बार, मैं यहाँ पे n क्या है, n चर है। हमने यहाँ पे संख्या बिल्कुल भी निर्धारित नहीं की है। अगर मैं कहता हूं कि 3 बार लिखा है तो जब एक में 2 तीलियां इसमें, 2 तीलियां इसमें, 2 तीलियां इसमें, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 4 बार कहेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं n बार हो जाएगा तो ये 2 गुणा n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। आया समझ में? तो n हमें यहाँ पे संख्या पता नहीं है ना, n तो चर है, n का मान क्या हो सकता है, n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, n का मान बदलने से, n क्या है, चर, n का मान बदलने से तीलियों की संख्या बदल जाएगी। एक बार जब मुझे b लिखना था तो हम मुझे 2 माचिस की तीली की आवश्यकता पड़ी, है ना? ठीक है, चलो देखो, हमने क्या कहा था, एक बार v बना है तो कितनी बार कितनी तीली लगी है, 2। पकड़ो इसे ऐसे। अब एक और बार v बनाना है तो आ जाओ, कोई और भी आ जाओ, आ जाइए, तुम आ जाओ, कोई आ जाओ, सीधे खड़ो। 2 में कितनी तीलियां लगी हैं, पकड़िए, पकड़ लो, 4। 3 में कितनी लगेंगी, 6। क्यों? क्योंकि तो एक संख्या क्या थी, अचर, 2 संख्या अचर, 2 भी तो अचर है, 3 है तो ये भी अचर। आ जाओ, एक और आ जाओ, आ जाइए, तुम आ जाओ। कितनी कितनी तीलियां हो गई है, 6। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझको ये पता है कितनी बार v बनाना है, 3 बार बनाना था तो मैंने 2 को 3 से गुणा कर दिया है, 3 बार v बनाना था तो मैंने 2 को 3 से गुणा कर दिया। अब अगर मान लो कोई, अगर बैठिए, हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया है, b आपके पास ये हो गया। अब यहां पे b हो जाएगा 2 × n। जब मुझे n बार अगर v बनाना है तो मैं n को 2 से गुणा करूंगा, मैं n को 2 से गुणा करूंगा। आया समझ में? नहीं आया? जितनी बार, लेकिन मुझे n का मान नहीं ज्ञात है, n का मान नहीं ज्ञात है। यानी हम क्या हो गया, अब इस 2n का मान बदलता रहेगा n का मान बदलने से। फिर से सुनिए ध्यान से, 2n का मान बदलेगा n का मान बदलने से। आया समझ में? फिर से सुनो, ये देखो, ठीक है, देखो 2n है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल से। मैंने यहां पे क्या कहा है, 2n है, ऐसे पहले बीजीय व्यंजक में कर चुके हैं। n का मान, यहां पे 2n का मान, मैंने यहां पे क्या कहा है बेटा, अगर मान लो n यहां पर 1 है, 2n कितना हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 2। मैंने क्या कहा, n का मान बदलने से 2n का मान बदलेगा। फिर से, n का मान बदलने से 2n का मान बदलेगा। यानी n का मान अगर 2 हो जाएगा तो 2n का मान कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 4। सही है? n का मान अगर 3 है तो 2n का मान कितना हो जाएगा, 2 × 3 बराबर 6। n का मान 4 है तो 2n का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। अगर मान लो n का मान अगर 10 है तो 2n का मान 20। ये लाइन समझ में आ गई सबको? कि जब मुझे ये पता था कितने v बनाने हैं, 1 बनाना है तो 2 से गुणा की तीली चाहिए, 4 बनाना है तो 2 × 4 चल दिया। अब कहता है मुझे n बार v बनाना है तो 2n हो जाएगा, लेकिन 2n का मान बदलता है
n का मान बदलने से। सही है, इतना सही है। अब इसके बाद देखो, हम अगर कह दें यहां पर 2n बराबर 10 है, 2n बराबर 10 है। अब जैसा मेरा, फिर से वापस उसी पे आते हैं। हमने देखा n का मान 1 था तो 2 हुआ, n का मान 2 था तो 4 हुआ, n का मान 3 था तो 6 हुआ, n का मान 4 था तो 8, n का मान 5 होगा तो 10, n का मान 5 होगा तो 10, n का मान 5 होगा तो 10। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, यानी मैं कह दूं, अगर मैंने यहां पर 2n इज इक्वल टू 10 लिया था, 2n बराबर 10 लिया था, तो ये आपका सत्य कब होगा? जब n का मान 5 है तो। ऐसा है कि नहीं है? यानी अगर n का मान 5 के अलावा, n का मान 5 के अतिरिक्त कुछ और होता है, तब ये 10 के बराबर नहीं होगा। ये हमने देखा ना यहां पे, n का मान अगर 5 नहीं होता है, 5 के अलावा कोई और संख्या होती है, तब ये 10 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहां क्या कह सकते हैं? n बराबर 5 पर यह कथन सत्य है। अभी हमने क्या देखा था? गणितीय कथन क्या होता है? ऐसे वाक्य जो सत्य या असत्य का होना सुनिश्चित करें, जो कंप्लीटली सत्य हो या असत्य हो, हर परिस्थिति में वही वाक्य गणितीय कथन है। ये हो गया। फिर हमने देखा 2n बराबर 10 है, तो अब ये कब संभव है? जब n के बराबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इस पर n का मान 10 नहीं था। लेकिन जब n का मान 5 है तो ये कथन सत्य हो गया है। ठीक है, अब यहां से आता है समीकरण क्या होती है। हम ये कह सकते हैं कि समीकरण, क्या कह सकते हैं? समीकरण। हाँ, अब ध्यान दो, एक समीकरण समता युक्त चिन्ह, यहां पे नहीं आती, समता युक्त चिन्ह, ये क्या होता है? ये इन्होंने बराबर चिन्ह को ही कहा गया है, बराबर को ही कहा गया है की समता युक्त चिन्ह। एक ऐसा समीकरण जिसमें यहां पे 2 दिख रहा होगा, ये बायां पक्ष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दायां पक्ष। सही है। ऐसे 2 बीजीय व्यंजक, ऐसे 2 बीजीय व्यंजक, गौर फरमाइएगा बिल्कुल, ऐसे 2 बीजीय व्यंजक, व्यंजक 1 कह दो, ये व्यंजक 2 कह दो। बहुत ध्यान देखिएगा, जादू होने वाला है। व्यंजक 1, व्यंजक 2, ऐसे 2 बीजीय व्यंजक जो समता युक्त चिन्ह के साथ लिखे हो। जो समता युक्त चिन्ह मतलब बराबर चिन्ह के साथ लिखे हो, पहली बात होगी। जो किसी चर के विशिष्ट मान के लिए, फिर से, जो किसी चर के विशिष्ट मान के लिए, चर के किसी विशिष्ट मान के लिए, मतलब चर क्या हो गया यहां पे? n, विशिष्ट मान क्या हो गया? 5, n बराबर 5 के लिए ही तो यह सत्य है, n बराबर 5 के लिए ही तो सत्य है। किसी चर के किसी विशिष्ट मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा या होता है। सही है। तो हम क्या कह सकते हैं? समीकरण एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि समीकरण एक समता चिन्ह युक्त बराबर का युक्त बीजीय व्यंजक जो किसी चर के विशिष्ट मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो, या किसी चर के विशिष्ट मान के लिए सत्य हो, ये भी कह सकते हैं। चर के विशिष्ट मान के लिए सत्य हो। सही है। समीकरण समझ में आ गया है। जैसे हम एक और, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब एक और अगर हम उदाहरण ले लें,
एक और अगर उदाहरण ले लें, देखो हमने यहां पे कह दिया है अब x प्लस 7 बराबर 11, x प्लस 7 बराबर 11, x का मान यहां पे क्या होगा, x का मान यहां पे क्या हो जाएगा, देखो x का मान यहां पे लिख लो, x का मान बच्चों ने बता दिया वैसे इसका 4, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्या होगा, x प्लस 7 का मान कितना होना चाहिए, 11, यानी x पर क्या लगा है, यहां पे प्रतिबंध लगा है। ये तो समीकरण हो गया है। क्यों समीकरण हो गया है, समता युक्त चिन्ह के साथ है, दो व्यंजक लिखे हुए हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि चर के विशिष्ट मान के लिए सत्य होना चाहिए। चर के किसी मतलब ऐसा नहीं है कि x की यहां पे कोई भी वैल्यू रख दोगे ये सबके लिए 11 आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो यहां पे है नहीं कि ये x के सभी मान के लिए 11 आ जाएगा, ऐसा ही है, चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये x के सभी मान के लिए सत्य आ जाएगा। x का मान यहां पे 1 होगा तो कितना आएगा, ये 1 प्लस 7 कितना आएगा, ये 8, कितना आ जाएगा, ये 8। अब यहां पे कितना हमारे पास प्रतिबंध था, 11। हम अगर यहां पे कह दें प्रतिबंध संतुष्ट, भाई x प्लस 7 का मान 11 होना मतलब कि इस बीजीय व्यंजक पे ऐसा प्रतिबंध लगा है कि इसका मान कितना होना चाहिए, 11। x का मान 1 रखा है तो बायां पक्ष, इसको हम ये क्या है, ये बायां पक्ष ही तो है, आखिर बायां पक्ष ही तो है कि बाएं साइड लिखा हुआ है तो बायां पक्ष, दाएं साइड लिखा है तो दायां पक्ष, ठीक। कितना आ रहा है, 8, लेकिन हमें कितना चाहिए, कितना चाहिए, तो ये प्रतिबंध संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट है या नहीं। यहां पे क्या लिखोगे आप, ये प्रतिबंध संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब x का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 7 कितना आएगा, ये 9। क्या ये संतुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब x का मान 3 रखा हमने तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। यहां भी ये संतुष्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए। x का मान 4 रख देंगे तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11। ये संतुष्ट कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x बराबर 4 इस समीकरण का हल है। पहली बात हमने क्या बोला, चर के विशिष्ट मान के लिए, चर के विशिष्ट मान के लिए, चर के विशिष्ट मान, यहां पे चर का मान क्या है, 4। ये तो 4 है, यही तो मैंने कहा था कि वो चर के किसी एक वैल्यू के लिए संतुष्ट करेगा। चर के किसी एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। तो जिस चर का मान, जिस चर के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है उसको हम समीकरण का हल कहते हैं, उसको हम समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है मोनू, क्या कहते हैं उसे, समीकरण का हल कहते हैं। यही आपके पास उत्तर हो जाता है। हमने यहां पे क्या किया है, और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इस विधि को कहते हैं त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। त्रुटि एवं प्रयत्न विधि, जिसमें हम x का अलग अलग मान रखकर चेक करते हैं कि x की कौन सा x के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये हर जगह संभव भी नहीं है भाई, कम वैल्यू होती है हम संभव कर सकते हैं भाई। यहां तो बीजीय व्यंजक किसी प्रकार का हो सकता है ना, बीजीय व्यंजक किसी प्रकार। अब इसकी खासियत क्या है, इस समीकरण की खासियत क्या है, चर की घात 1 है,
चर यहाँ पे x लिखा हुआ है, Yes, sir. चर की घात कितनी है यहाँ पे 1। 2x प्लस अगर 3 करोगे, मान लो यहाँ पे 7 लिख दिया है, इसमें कितनी घात है x की 1। यानी जिस समीकरण में, ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो, कितनी हो, चर की घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं उसे, रेखीय समीकरण। यहां पे एक बात और आ गई है, रेखीय समीकरण। ये क्या हो गया है, ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात कितनी है 1, उसे क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं, रेखीय। जैसे 2x प्लस 3 बराबर 11, पहला। और बताओ 7y प्लस 11 बराबर 29। चर यहाँ पे y है, y की घात 1, y की घात 1। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 3z माइनस 11 इज इक्वल टू 5, चर की घात 1, चर की घात 1। अब यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया है। अब देखो आपने, आज हमने क्या क्या देखा, शुरुआत से देखते हैं। क्या क्या देखा, चर क्या होता है, अचर देखा, फिर बीजीय व्यंजक, किसके बाद बताया था, क्या देखा था, इसके बाद इसके, वेरी गुड, सजातीय पद विजातीय पद की पहले चीज देखी थी, एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय, और कैसे हम पद ज्ञात करते, ये देखा था। इसके बाद हम आए थे गणितीय कथन पे। किस पे आए थे, गणितीय कथन पे। कौन से होते हैं, जो वाक्य सत्य या असत्य हो, किसी भी परिस्थिति में वो गणितीय कथन हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। त्रुटि एवं प्रयत्न विधि, जिसमें हम x का अलग अलग मान रख के देखते हैं कि किस x के या किस चर के विशिष्ट मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। इसके बाद हमने क्या बताया था, रेखीय समीकरण। क्या बताया है, रेखीय समीकरण क्या होता है, कौन बताएगा, नहीं, इसमें मैंने ये बताया था, ऐसे समय, अभी सामने लिखा भी हुआ है, ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो, चर की घात 1 हो। यानी अब कहने का मतलब क्या है, चर की घात 1 होने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास चर होगा उसमें कोई और संख्या नहीं लिखी होगी, और कोई और संख्या नहीं लिखी होती तो उसको हम एक ही मानते हैं। मान लो अगर आपके पास ऐसे है 2x² प्लस 3 बराबर 7, तो इसमें कितनी है घात, x चर है, इसकी घात 2 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब घात 1 है। न पॉजिटिव, न धनात्मक संख्या, न ऋणात्मक संख्या, न कोई भिन्न। समझ में आ गया। और चर हमें पता है सारे अक्षर चर होते हैं। घर जाके इसको फिर से रिवाइज करिएगा, और आपकी कार्य पुस्तिका में इससे आधारित बहुत से प्रश्न होंगे। चाहो तो अभी आप किताब खोल के देख सकते हो, ठीक है। कार्य पुस्तिका के प्रश्न करिएगा, ट्राई करिएगा। फिर हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब इसी में हम लोग इसकी एक और विधि देखेंगे, क्योंकि त्रुटि और प्रयत्न विधि से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। इसके बाद हम दूसरी विधि देखेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे हम x का विशिष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। और मुझे आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।